नमस्कार दोस्तों। महंगाई देश में बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी देश में बिल्कुल नहीं है और सब कुछ चंगासी। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा, उनकी वित्त मंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री सांसद यही कहते हैं। तो इस पर मुझे एक शेर आता है, याद आता है मुजफ्फर वारसी का, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। तो यह स्थिति है। वो यूपीए सरकार से तुलना करते हैं और कहते हैं उस समय के हिसाब से महंगाई दर जो है वो काफी कम है। जबकि आप देखिए महंगाई दर पिछले साल की तुलना में तय की जाती है, जो पिछले साल होती है उससे आप निकाला जाता है। तो ये कोई ओवरऑल की नहीं निकलती है और यदि उस समय के हिसाब से निकालेंगे तो आज शायद ये 30% के आसपास आकर के। तो महंगाई दर लगातार, मतलब कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, कितनी चीजें से हो रही है, तो उसकी तुलना क्या करते हैं इनके काबिल सांसद, जो उनमें से कई लोग मंत्री भी रहे हैं, वो लोग जो है कहते हैं कि भारत में तो महंगाई है नहीं और दुनिया के देशों में महंगाई सब जगह होती है, कहीं कुछ परसेंटेज ज्यादा होता है, कहीं कुछ कम होता है, लेकिन इसको देखना होता है कि कहां किन कारणों से है और महंगाई की स्थिति क्या है। आपको एक चीज बताऊं, गोएबल्स का, हिटलर जो था, हिटलर का शासन दो लोगों से चलता था। जब हिटलर की यह स्थिति हुई तो सिर्फ दो लोग बचे। कौन? हिटलर और गोएबल्स। गोएबल्स जो उसका प्रचार मंत्री था, जो झूठ फैलाता था, जिस झूठ के बूते हिटलर का साम्राज्य खड़ा और अंत में एक ने आत्महत्या कर ली, एक मार दिया गया। तो यह स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में कहते हैं कि 2025 तक भारत विपक्ष मुक्त हो जाएगा, सबको मुक्त कर देंगे, सिर्फ वही बचेंगे। निश्चित रूप से वो जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से ईडी दूसरी चीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो कुछ लोग आ जा रहे हैं। और गद्दारों की कमी कहीं नहीं है, चोरों की कमी कहीं नहीं है, भ्रष्टाचारियों की कमी कहीं नहीं। तो जो भ्रष्ट होते हैं, चोर होते हैं, गद्दार होते हैं, वो सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी में 55%, 55% वो लोग हैं जो दूसरे दलों से इनके पास आए, इनके अपने नहीं है, अपनी विचारधारा से नहीं। इवन असम के मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस पार्टी से आए, वो भारतीय जनता पार्टी में से नहीं है, वो आरएसएस से नहीं। उन्होंने संघ का झंडा बुलंद नहीं किया है। पंजाब के गवर्नर पुरोहित, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वो कांग्रेस से आए थे। हरियाणा में यदि आप देखेंगे, चाहे चौधरी वीरेंद्र हो, चाहे राव साहब हो, ये सारे लोग जो हैं कांग्रेस से आए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मैं किसकी गिनती करूं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, वो भी कांग्रेस से बसपा और बसपा से भाजपा में आए। इस तरह से तमाम सारे आपको नेता मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे। अभी आप देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। वो शिवसेना के गद्दार हैं और आकर के वो भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया। इसी तरीके से आप यदि गोवा चले जाएंगे, कर्नाटक चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, तमाम जगह पे सरकारें कहां से आ रही है? जो दूसरे दलों के या तो भ्रष्ट थे या गद्दार थे या लालची थे, उन्होंने आकर के ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी और ऐसे सरकार चल रही। तो इसलिए जो जेपी नड्डा कहते हैं उसमें बड़ा दम, और यही इसी दम के बूते उन्होंने किस तरीके से, देखे अभी झारखंड की सरकार गिराने के लिए उन्होंने किस तरह से पैसा दे करके विधायकों को खरीदने का और सारी चीजों का किया, इन सब बातों से पता चलता है। एक और चीज है कि जिस तरीके से ईडी और सबका इस्तेमाल हो रहा है,
तो निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल इसी तरीके से आता है। आप देखिए ईडी का जो इस्तेमाल होता है 2014 से पूरी आप डाटा ले लेंगे ईडी की रेट का, तो उसमें आपको मिल जाएगा कार्ति चिदम्बरम मिल जाएंगे, जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं, एमपी हैं कांग्रेस के। पी चिदम्बरम मिल जाएंगे कांग्रेस के, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिल जाएंगे जो कांग्रेस के हैं, सर्वो सर्वा हैं। इसके बाद अनिल परब मिल जाएंगे, वो शिवसेना के थे। और अजीत पवार मिल जाएंगे जो एनसीपी के थे। इसके बाद में फारूक अब्दुल्ला मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। अभिषेक बनर्जी मिल जाएंगे जो टीएमसी के थे। डीके शिव कुमार मिल जाएंगे जो कांग्रेस के थे। एनसीपी के ही नवाब मलिक हैं, ये सत्येंद्र जैन है आम आदमी पार्टी के, संजय राउत है शिवसेना के, और इस तरह से तमाम सारे नाम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी में आ चुके विभिन्न दलों के नेताओं में से किसी का एक नाम नहीं बता सकते, उसके तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 0। यह आंकड़ा है। अब इस आंकड़े पे मैं बात करूं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि क्या स्थितियां हैं और भारत की जो स्थिति है और उस पर क्या कहेंगे कि जो वक्तव्य दिया जा रहा है, समस्याओं पे बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं एकदम से दूसरे विपक्षी दलों को गालियां देना, उनको खत्म कर देने पर काम करना और सारी चीजें। लेकिन गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलो जो अवैध तरह से लाया गया नशा था, ड्रग्स थी, वो जब पकड़ी गई और उसके पकड़े जाने के बाद में क्या वहां पर कहीं पर ईडी ने कोई कार्रवाई की, तो आपको आएगा जवाब नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई हम नहीं करते हैं। इसके बाद में यदि आप देखेंगे आएगा कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में 17 पेपर, परीक्षाओं के पेपर, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। और उन सब परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद क्या उनमें से किसी के यहां सीबीआई ने, ईडी ने, किसी और ने छापेमारी की? नहीं की। क्यों? क्योंकि उन सब में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो पाए गए हैं, अभी तक जो सामने आए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इसके बाद में आप यदि देखेंगे दूसरे तरह से जो अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उन सब चीजों में यही मिलेगा कि ये तो सारी बर्बादी की जड़ किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। और स्थिति यह है कि ऐसी धर्मांधता और सारी चीजों के उसमें आपको झोंक करके आपके पैसे छीने जा रहे हैं, आपको छीना जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। तो यही एक स्थिति बनी हुई है किसकी? आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की या जिसकी। वो मॉडल्स दिखाते हैं आपको, कोई दिल्ली मॉडल दिखाता है, कोई जो है गुजरात मॉडल दिखाता है, तो इन सब में। लेकिन स्थिति यह है, एक और चीज समझिए, उसी उत्तर प्रदेश में जहां पे विश्व गुरु होने का सपना बुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं पर एक कन्नौज की बेटी ने, जो है कृति दुबे नाम है, विशाल दुबे एक एडवोकेट है, उनकी बेटी ने एक बड़ी मार्मिक सी चिट्ठी लिखी बड़े कि मोदी जी, आपकी महंगाई के कारण मेरी रबड़ पेंसिल तक महंगी हो गई है, मैगी के दाम महंगे हो गए हैं, मां अधिक अब पेंटिंग बनाने पे या कुछ करने पे जो है मुझे डांटती है, मारती है, और वो अब जो है मैगी भी खाने को नहीं देती है, तो कम से कम हमारे उस पर तो हमला मत कीजिए। तो उसने बड़े प्यार से इस बात को कहा है। और विशाल दुबे ने इसको लेकर के वो चिट्ठी बेटी ने उन्हें दी और कहा, पापा ये प्रधानमंत्री को भेज देना। उन्होंने मोदी को वो पोस्ट करी है। बहरहाल उससे कुछ होगा या नहीं होगा वो तो हम भी जानते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि स्थितियां इतनी खराब हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आपको समझना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, वो भी दुबे जी ही हैं, निशिकांत दुबे, गोड्डा से सांसद हैं, और उन्होंने कल संसद में कहा, हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं? फ्री फंड का खाना
भाई फ्री फंड का खाना कोई मोदी अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी अम्मा की जेब से दे रहे हैं, अपने भाई की जेब से दे रहे हैं, या अपने खानदान की पुश्तौनी चीजें बेच के दे रहे हैं, या क्या दे रहे हैं? हमारे आपकी जेबों से पैसा निकालकर, या कहेंगे लठैती करके, हमसे पैसा लेकर जबरन हमारे ऊपर तमाम टैक्स और उसके डंडे दिखाकर हमसे वसूल रहे हैं। और उस वसूलने का ही नतीजा है कि डाटा है कल का कि भारत सरकार ने जीएसटी में 1.49 लाख करोड़, जो अब तक का रिकॉर्ड है जुलाई में, वो जीएसटी का कलेक्शन था। मतलब हमारी जेब से ये निकाला गया पैसा, इसके बूते उन्हें खिलाया जा रहा है, ना कि नरेंद्र मोदी या उनकी भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग खिला रहे। और इन सब के जरिए वो अपना वोट बैंक तैयार करते हैं और बाकी देश की अर्थव्यवस्था से लेके सब कुछ बर्बाद करते हैं। तो मतलब सिर्फ हम सत्ता में बने रहे, इसके लिए वो हर कर्म करते हैं, और वही हो रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी का पूरा पूरा बिजनेस है, और इस बिजनेस को कर रहे हैं। और उनके इतने बेशर्म सांसद हैं जो ऐसे कहते हैं उस जनता से, जिस जनता ने चुन के उन्हें आज इस जगह बैठाया, जिस कारण वो आज यहां बोल पा रहे हैं, ये सुविधाएं, सुख सुविधाएं ले पा रहे हैं, यह बात कहते हैं कि फ्री फंड का खिला रहे हैं। अब लोगों को फ्री फंड में जब मिल रहा है, लोकसभा के नियम 193 के तहत मूल्य वृद्धि विषय पर जब निशिकांत दुबे ने कहा, तो उन्होंने कहा कि आज कोविड के बाद दुनिया की जो स्थिति है, उसके बाद गरीबों को 2 वक्त का रोटी मिल पा रही है, तो इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो लोग फ्री फंड में खाना मिल रहा है, खा रहे हैं, उन्हें बधाई देनी चाहिए। यदि वो ये नहीं करते हैं तो समझिए आप कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक और चीज मैं इस पे जिक्र करूंगा। एक हमारे देश के बड़े वित्त मंत्री रहे, अभी राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट होते थे विपक्ष के, उनके बेटे हैं जयंत सिन्हा, वो भी वित्त राज्य मंत्री थे, और उन्होंने भी कहा, हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना के तहत सबको मुफ्त अनाज खिलवाया, और उनको जो जो उनकी जरूरतें थी वो हम लोगों ने उनको प्रावधान उनको हम लोगों ने करवाया है। और आज अगर आप गरीब की किसी थाली को देखिए, और ये सही है, शायद आपको वो गरीब की थाली नहीं नजर आती होगी, लेकिन आप मेरे साथ दौरा करें, आप में आए, झारखंड एक अति एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है, दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है। उन्होंने कहा सदन में कि कहीं मैं तो पूरे झारखंड में जाता हूं, देखता हूं, हाट बाजार सब में देखता हूं, कहीं कोई महंगाई नहीं है, सब चीजें वैसे ही मिल रही हैं, इतनी सस्ती मिल रही हैं। और मतलब उन्होंने जो कहा उसके बाद में सुन करके आपको तकलीफ हो जाएगी। हालात यह है कि जयंत सिन्हा जो खुद वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं और जब कहते हैं तो समझ में आता है। वहीं हमारी वित्त मंत्री सीतारमण ने जब जवाब दिया अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो उन्होंने क्या कहा? And be recognized as the fastest growing economy. And this is not my assessment. Repeatedly in the last 2 years, both World Bank, IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country what the assessment is going to be. And each time when they have reviewed, when they've downgraded the global growth, when they have reassessed saying no, it is not as we thought 6 months ago, it is worse.
it is getting worse. In each of these times, India also has been reduced in terms of the growth it is expected to achieve, but even after that, we remain as the fastest growing. उन्होंने यही कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं पर भी कोलैप्स होने वाली नहीं है, कहीं पर भी वो बर्बाद होने वाली नहीं है, वो बहुत अच्छी है। वो श्रीलंका या उसकी जैसी कई नई स्थितियां हम भी कहते हैं वैसी अभी नहीं, लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी गर्त में है कि आने वाले वक्त में यह श्रीलंका की दिशा में जाएगी। इसको लेकर रघुरमन राजन है जो आरबीआई के हमारे गवर्नर रहे हैं और दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उन्होंने कहा श्रीलंका जैसा तो हाल नहीं होगा, लेकिन देश को उदारता की जरूरत है, नहीं तो देश बर्बादी में जाएगा, क्योंकि 10 साल लगते हैं। और उन्होंने ये बात रायपुर में कही, जो कांग्रेस का बुद्धिजीवी सम्मेलन था वहां पर वो भाषण देने आए थे, बुद्धिजीवियों को बताने आए थे अर्थव्यवस्था पे, तो उसके लिए आप समझिए उन्होंने कहा भारत का भविष्य उदार लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को मजबूत करने में रहा है, क्योंकि यह देश के विकास के लिए भी जरूरी है। और बहुसंख्यकवाद के खिलाफ उन्होंने कहा यह बहुसंख्यकवाद ही श्रीलंका को बर्बादी में लेकर के गया था, तो भारत को भी सोचना चाहिए कि बहुसंख्यकवाद में ना पड़ करके वो सबको समान देखने का काम करे। और इसके अलावा देश में नौकरी का जो संकट है, अल्पसंख्यकों को जिस तरह लक्षित करके मारा जा रहा है, यह सब हमारे लिए बर्बादी की दिशा में लेकर जाता है। और उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों को दोहरे दर्जे का नागरिक जो बनाने का काम किया गया है या किया जा रहा है, यह देश की बर्बादी की दिशा का संकेत है। और भारत में आर्थिक विकास के लिए उदार लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, इन सारी बातों पर उन्होंने कहा इसे बिल्कुल मजबूत किया जाना चाहिए। भारत के कुछ वर्गों में यह भावना है कि लोकतंत्र भारत को पीछे रखता है। भारत के लिए मजबूत, यहां तक कि निरंकुश नेतृत्व भी चलेगा, जिसमें कुछ नियंत्रण और संतुलन हो, ऐसा प्रतीत होता है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्री रहे हैं रघुरमन राजन, मुख्य जिसे कहेंगे चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह तर्क बिल्कुल पूरी तरह गलत है कि विकास के लिए पुराने मॉडल पर आधारित है, जो वस्तुएं और पूंजी पर जोर देता है, ना कि लोगों और विचारों पर। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के मामले में देश का खराब प्रदर्शन उस रास्ते को इंगित करता है जिस पर हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये स्थितियां हमें बर्बाद करती हैं। हमारा भविष्य हमारे उदार लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं में मजबूत होता है। उसे कमजोर लोगों को मदद करने और सबल लोगों से पैसा वसूलने का होता है। बहुसंख्यकवाद, निरंकुशता हमारे लिए बर्बादी का कारण है। अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार होता है वो हमारे लिए बर्बादी का विषय है, और देश को यह विभाजित करने वाला है, यह असंतोष पैदा करता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म करता है, कम करता है। उन्होंने कहा कि उदारवाद एक संपूर्ण धर्म नहीं है, और हर प्रमुख धर्म का सार यह है कि वह हर किसी में यह खोजे कि उसमें क्या अच्छाई है, और जो कोई मायने में उदार लोकतंत्र का सार भी है। उन्होंने दावा किया कि भारत की धीमी वृद्धि दर सिर्फ कोविड-19 महामारी के कारण नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में जो पहले नरमी आई है, जो बुरी चीजें आई हैं, वो कोविड से पहले की हैं, और हमारी नीतियों ने हमें बर्बादी दिशा में भेजा है। वास्तव में लगभग 1 दशक के लिए शायद वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत हो चुकी है, और हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा हम कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद है, हमारी ताकत है जो हमारे पुराने शासन काल में निर्मित हुए हैं, और उनका हम इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। आज आप समझिए कि जब नौकरियां निकलती हैं 35,000 रेलवे में, तो 1.25 करोड़ लोग आवेदन करते हैं। इससे संकेत जाता है कि बेरोजगारी कितनी बुरी हालत में है। तो बेरोजगारी को जब खत्म करेंगे तो वो आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा, देश को बढ़ाएगा। इसलिए इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लोगों को भीख नहीं, समाधान दिए जाने की जरूरत है। वही बात आती है कि आपको मुफ्त का अनाज नहीं, हमें
रोजगार दीजिए, हमें काम दीजिए, हम खुद कमा करके चीजें खरीद लेंगे। और जब हम खरीदेंगे तो हम न सरकार पर बोझ बढ़ाएंगे न करदाताओं पर बोझ बढ़ाएंगे। हम खुद भी सबल होंगे, दूसरे को भी सबल बनाएंगे। और हम जब ये करेंगे तो हम कई सारे लोगों को उसमें समाहित कर सकेंगे। तो यह नीति होती है, और इस नीति को उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया, कहा कि अब यह बेहतर संपर्क, बेहतर रसद, बेहतर सड़कों का पर जोर देती है, लेकिन इसके साथ साथ बेहतर जन संसाधन होना भी बेहद जरूरी। तो ये समझ लीजिए, वही सरकार फंसी है स्मृति ईरानी में, उसके जो है रेस्तरां में, और यह साबित करने में जुट गए कि नहीं वो उनका नहीं है, स्वाभाविक सी रूप से नहीं। लेकिन वो जिसका मालिकाना हक है उसी के उसमें लेकर के वहीं पर कर रहे हैं। उनकी कंपनी का एड्रेस वहीं उसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड। यह इस बात का सबूत है कि वो स्मृति ईरानी का ही है और वही अवैध रूप से रन कर रहे हैं। तो क्या ईडी वहां पर छापे मारकर इसका सच सामने लाएगी? शायद कभी नहीं। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा, सच को पहचानिए, जानिए, क्योंकि सच जानना बेहद जरूरी है। झूठ के बूते ही, गोएबल्स के झूठ के बूते ही हिटलर ने अपना शासन स्थापित करके बर्बाद कर दिया था, और अब आप अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं उसी झूठ के बूते। तो झूठ से बचिए, क्योंकि भाजपा के सांसद सच नहीं बोल सकते, भाजपा के नेता सच नहीं बोल सकते। झूठ बोलना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो उस विचारधारा से आते हैं जो अंग्रेजों के चरणों में शरणागत होता है, जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर खुद को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश करते हैं, तिरंगा फहराकर खुद को राष्ट्रवादी घोषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में वो गद्दार थे देश के। इसके साथ चर्चा समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।